नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड जल्द बनेगा पहला राज्य। विशेष सत्र में आएगा समान नागरिक संहिता का विधेयक। ड्राफ्ट समिति की पूरी तैयारी। प्रदेश भर के साथ देहरादून में युवा कांग्रेस ने किया बीजेपी का पुतला दहन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी का लगाया आरोप। उत्तराखंड पुलिस ने किया 10 करोड़ की ठगी के साइबर ठग को गिरफ्तार। थाईलैंड और दुबई से चलता था नेटवर्क, नौकरी के नाम पर बिछाता था जाल। देहरादून नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों का हुआ सत्यापन। वेरीफाइड पाए गए कर्मचारियों को मिलेगी तनख्वाह। स्वच्छता समितियों में वेतन के नाम पर करोड़ों का हुआ था फर्जीवाड़ा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जल्द ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। यूसीसी को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 5 फरवरी से शुरू हो रहे विशेष सत्र में इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी का रास्ता साफ। 2 फरवरी को कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। विशेष सत्र में यूसीसी का मसौदा हो सकता है पेश। प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू कर सकती है। इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। बता दें कि 2 फरवरी को कमेटी सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी। 3 फरवरी को धामी कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार विशेष सत्र में विधेयक लाएगी। बता दें कि 5 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और 6 फरवरी को विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा। दरअसल धामी सरकार ने यूसीसी को लागू करने के मकसद से ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, ताकि यूसीसी की कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर इसे उत्तराखंड में लागू किया जा सके। 2 तारीख को कमेटी हमको अपना ड्राफ्ट दे देगी और ड्राफ्ट देने के बाद जो जरूरी उसके लिए औपचारिकताएं हैं, जो संवैधानिक कानूनी जामा पहनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक भी आहूत की जाएगी, उसमें भी इस पर हमारी चर्चा होगी। उसके बाद 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र आहूत है और इस विधानसभा के सत्र में चूंकि विशेष रूप से सत्र बुलाया गया है और ये यूसीसी के निमित्त ही विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र में इसको लाकर विधेयक के रूप में पारित करवाकर कानूनी रूप इसका दिया जाएगा। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से यूसीसी लाने का वादा किया था। सत्ता में वापसी के बाद से ही धामी सरकार इस प्रक्रिया में जुटती दिखी। जीत हासिल करने के बाद पहली ही कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को मंजूरी दे दी गई और 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। हालांकि बीच में कमेटी का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया, लेकिन अब 2 फरवरी को कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद यूसीसी को लागू करने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा और इसी के साथ यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज रुड़की दौरे पर रहे और यहां पर वो कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और इस दौरान आपको बता दें कि कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं उन्होंने गांव चलो अभियान में कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर को मजबूत करने की बात कही। साथ ही गांव में प्रवास में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष रखेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र बनाना, इसको लेकर भी सुझाव मांगे जाएंगे और गाँव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना भी लक्ष्य उन्होंने बताया। वहीं यूसीसी ड्राफ्ट प्रदेश में लागू होने जा रहा है, इसीलिए भी सभी लोगों में उत्साह है। वहीं उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जो यूसीसी ड्राफ्ट लागू करेगा। अखिल भारतीय कार्यक्रम है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हम लोग बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता भाव के साथ हमने तय किया इस बार लोकसभा के प्रत्येक बूथ को हम जीतेंगे। उस दृष्टि से हमने अपने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, विधायक और उससे नीचे तक की हमारी टोली, प्रत्येक 11,000 से ऊपर हमारे पोलिंग बूथ हैं, 11,700 समथिंग पोलिंग बूथ हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 24 घंटे के अंदर कार्यकर्ता भेजने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी तो घोषणा भी कर दी है कि वो सौभाग्यशाली दिन 6 तारीख को विधानमंडल के अंदर वो प्रस्तुत होगा और मैं कह सकता हूँ देवभूमि पहला राज्य होगा जिसने
समान नागरिक संहिता, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त हो, इसके धारणा को लेकर यहाँ से प्रारंभ होने वाला है। और धीरे धीरे देखिए उत्तराखंड देवभूमि से निकली हुई आवाज़ ये पूरे देश के अंदर केंद्रित होगी और बहुत जल्दी भारत में भी और पार्लियामेंट में भी समान नागरिक संहिता का बिल आएगा। देहरादून में युवा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में बीजेपी सरकार द्वारा साजिश के तहत असंवैधानिक तरीके से मेयर नामित किए जाने पर पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से चंडीगढ़ में पीठासीन अधिकारी द्वारा इंडिया गठबंधन के 8 मतों को बिना कारण बताए खारिज किया गया और अलोकतांत्रिक तरीके से मेयर बनाया गया, ये पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल है, जिसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिस तरह आप देखते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में जो अवैध तरीके से जो उन्होंने अपना मेयर घोषित किया है वो बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। दरअसल उसी के विरोध में हमने आज पुतला दहन किया गया है केंद्र सरकार का। देखिए, कल चंडीगढ़ में एक अलोकतांत्रिक घटना हुई है कि वहाँ पे मेयर पद का जो उम्मीदवार चुना जाना था, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 20 वोट थे और बीजेपी के पास मात्र 16 वोट थे। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के 8 वोटों को बिना कारण बताए रिजेक्ट किया गया और बीजेपी के मेयर प्रत्याशी को मेयर घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार का जिस प्रकार से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का काम इस देश में कर रही है, आज युवा कांग्रेस के खिलाफ देहरादून में पुतला दहन कर रही है। वहीं हल्द्वानी में भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार का पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का आरोप लगाया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। बीजेपी चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम कर रही है। इसका ताजा उदाहरण चंडीगढ़ में देखने को मिला, जहां पूरा बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस के वोट कैंसिल कर बीजेपी ने मेयर चुनाव में लोकतांत्रिक मर्यादाएं तार-तार कर दी। देखिए, इस समय देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आप देखिए लगातार देश भर में चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी ताजा प्रकरण चंडीगढ़ का है, आपने देखा होगा चंडीगढ़ में क्या हुआ। एक पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, उसके बाद उनकी वोटें कैंसिल करके दूसरी पार्टी का मेयर जीत जाता है। ये क्या मजाक है? क्या हमने देश की आज़ादी इसलिए मांगी थी? क्या हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास जो हमने जाहिर किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमारे देश में संविधान नाम की कोई चीज है, बची है या नहीं बची है? ये बड़ा सवाल है। उधर भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने छापुर शेर अफगानपुर में सड़क का उद्घाटन किया। बता दें कि निर्माण 40 लाख रुपए की लागत से हुआ है। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया। वहीं इस मौके पर विधायक ममता राकेश ने कहा कि क्षेत्र के कोने कोने तक विकास पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सड़क संबंधित समस्या को दूर करना पहली प्राथमिकता है। देखिए, अब हम छापुर से अफगानपुर में हैं। लगातार विकास कार्य भगवानपुर विधानसभा में कराए जा रहे हैं। छापुर से अफगानपुर में लगभग 2 किलोमीटर सड़क का स्वीकृति मिले है, जिसके लिए लगभग 40 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण होगा। और मैंने निर्देशित कर दिया है सभी को, ग्रामवासियों को भी, कि आप अपनी निगरानी में रह करके सामने खड़े होकर के सड़क बनाएं। अगर कोई ठेकेदार किसी तरह की लापरवाही करता है, कोई कोताही करता है, तो तत्काल हमें सूचित करने का काम करें। आगामी लोकसभा चुनाव में आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए अल्मोड़ा में बीजेपी ने जिला कार्यालय का आयोजन किया। शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत कार्यशाला में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ स्वयं सहायता समूह और एनजीओ से जुड़ी महिलाओं को राज्य और केंद्र सरकार की योजना की जानकारी दी। बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जी, 400 पार का लक्ष्य तो देखिए पूरा होगा ही, जब अगर जो योजनाएं हैं एक एक जन जन तक पहुंचेंगी तो 400 पार लक्ष्य तो होना ही है। और अधिक से अधिक महिलाओं को हमको इसका लाभ देना है और उन तक ये जब जानकारी हम उन लोगों को देंगे तभी उन तक लाभ पहुंच सकता है। उसी के तहत हम लोग स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठकें करके उनको इसका लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। लोहाघाट के नगर पालिका सभागार में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुनीता मुरारी की अध्यक्षता में शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि लखपति दीदी योजना का लाभ उठाने वाली जिले की 40 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है।
करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग शक्तिबंधन कार्यक्रम में हमें ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ पर हम लोग मातृशक्ति के रूप में महिला मोर्चा को ये कार्यक्रम करने के लिए दिया था। और ये कार्यक्रम हम लोगों ने NGO समूह की महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको बूथ तक हम कैसे ले जाएंगे और बूथ में हम लोग कैसे NGO के मार्फत उन समूह की महिलाओं को कैसे हम पहुंचाएं, ये कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने। उधर पौड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे की तैयारी चल रही है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी 3 फरवरी को जिले के दौरे पर आएंगे। उन्होंने बताया कि सीएम धामी 450 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री रांसी स्टेडियम में देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। सीएम सर का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 3 तारीख की तिथि उसमें प्रस्तावित की गई, उसमें नारी सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्यक्रम है। उसमें बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों द्वारा या लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और जो संख्या है लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास का हमारा नंबर रहेगा और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं और सकुशल और महिलाओं को किसी किस्म की समस्या का सामना न करना पड़े उसके लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ड्यूटीज़ भी हमारी हो चुकी है और कॉन्टिन्यूसली हम इसे मॉनिटर करें। राजधानी देहरादून में भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि किसानों का काफी समय से दून की सब्जी मंडी के आड़तियों पर करोड़ों रुपए का बकाया है, जो अब तक नहीं मिला है। नाराज किसानों का कहना है कि अगर उन्हें बकाया नहीं दिया गया तो 6 फरवरी से राजधानी देहरादून की सब्जी मंडी गेट पर तालाबंदी कर देंगे। 4-5 साल से ये पेमेंट रुका हुआ है, बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने दिया भी है, कुछ बातें भी रखी है भाई अब दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ऐसे करते करते ये बातें चली आ रही है, लेकिन इनका पूरा हिसाब नहीं हुआ। अभी भी करीब 1.5 करोड़ के आसपास है जो पेमेंट बकाया है। उन्होंने माल तय कुछ किया और बेचा कुछ और हिसाब से, फिर इन्होंने उसके जब सवाल किया तो इनके साथ धक्का मुक्की करके दुकान से बाहर धक्का दिया और इनका सामान फेंक दिया वहाँ से। उसकी शिकायत सचिव मंडी से की, जो मंडी सचिव हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। चौकी बाजार पटेल नगर में की, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और बस आश्वासन देते रहे, हाँ जांच कर रहे हैं, देखेंगे, करेंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। अगर किसानों का इसी तरह से उत्पीड़न होगा, इस तरह से अपमान होगा, भारतीय किसान यूनियन ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आपको भी नौकरी देने के नाम पर फोन आता है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि बिना सोचे समझे अपनी अकाउंट डिटेल और पर्सनल डिटेल देना आप पर भारी पड़ सकता है। पुलिस ने ऐसे ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो अब तक 10 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुका है। देखिए रिपोर्ट। 10 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। थाईलैंड, दुबई से चलता था नेटवर्क, नौकरी के नाम पर बिछाता था जाल, ऑनलाइन कमाई का देता था झांसा। आपके फोन पर अचानक से कॉल आता है, आपको नौकरी का झांसा दिया जाता है, घर बैठे ऑनलाइन कमाई का वादा किया जाता है और आप उसकी बातों में आकर अपनी अकाउंट डिटेल के साथ साथ सारी पर्सनल डिटेल भी शेयर कर देते हैं और फिर आपको लगा दिया जाता है लाखों करोड़ों का चूना। जी हाँ, इन दिनों कुछ यही ट्रेंड चल रहा है और ऐसा करने वाले 10 करोड़ से अधिक की ठगी के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। थाईलैंड और दुबई में बैठे अपने आकाओं को भारतीय सिम और बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले 10 करोड़ से अधिक की ठगी के आरोपी साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ देश भर में 104 मुकदमे दर्ज है और उसके खिलाफ 2327 शिकायतें भी। इसका गैंग वर्क फ्रॉम होम के जरिए ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। आरोपी से पूछताछ में पुलिस को गैंग के बाकी लोगों के बारे में भी अहम जानकारी मिली है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि ठगी के लिए वो बड़ी कंपनियों से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट भी बनाते थे। पुलिस ने आरोपी को सूरत के उसके घर के पास से गिरफ्तार किया है। देखिए, कुछ माह पूर्व हमारा जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है देहरादून में, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। तो इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी और इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फैक्ट्स आए और जो एविडेंसेस निकल कर आए, उस आधार पर सूरत गुजरात से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक, सिम कार्ड्स इत्यादि बरामद किए गए हैं और उसे पूछताछ में सामने आया है कि ये
बड़ी संख्या में फर्जी सिम कार्ड और बैंक अकाउंट्स ओपन कराकर इनको दुबई में और थाईलैंड में जो इसके बाकी साथी थे उनको उपलब्ध कराता था। पूर्व में कई बार दुबई और थाईलैंड जा चुका है और आगे भी जाने की फिराक में था। इसके पास से जो भी रिकवरीज हुई हैं उन सब का हमने पूरा विश्लेषण करके जो ऑल ओवर इंडिया में जो साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग होती है वहाँ से लिंकेजेस निकाले हैं। तो 104 मुकदमे और 2400 से अधिक शिकायतें अलग अलग स्टेट्स में इसके विरुद्ध दर्ज हैं। तो संबंधित स्टेट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो जल्द ही अपने मुकदमों में भी आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए कंपनियां बनाकर उनके नाम पर बैंक खाते खोलता था। फर्जी दस्तावेजों से ही भारतीय सिम खरीदता था। इन सिम और खातों को विदेश में अपने आकाओं को भेज देता था। इन्हीं फोन नंबर और बैंक खातों का उपयोग कर विदेश में बैठे साइबर ठग लोगों से साइबर ठगी करते थे। पुलिस के मुताबिक बीआरओ ग्रेफ शिवपुरी में तैनात भीम सिंह ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। घर बैठे कमाई का मैसेज उनके पास आया। उन्होंने रुचि दिखाई तो उन्हें झांसे में लेकर ठग ने 26 लाख रुपए हड़प लिए। इसकी साइबर थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। इसी जांच में ठग पुलिस की रडार पर आया। एक के बाद एक ऐसे मामले अब आपको सतर्क करते हैं कि यदि आपके पास भी कभी इस तरह का कोई फोन कॉल आता है तो समझदारी के साथ हैंडल करें, वरना ठग आसानी से अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून के नगर निगम पार्षदों ने अफसरों के साथ मिलीभगत कर मोहल्ला स्वच्छता समितियों की आड़ में लगभग 86 करोड़ से भी अधिक की धनराशि का दुरुपयोग किया है। निगम के 100 वार्डों में 1021 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की है। इनमें से अधिकांश को फर्जी पाया गया है, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा 99 वार्डों में करीब 1000 सफाई कर्मचारियों का सत्यापन किया गया तो मौके पर करीब 900 सफाई कर्मचारी पाए गए। बाकी 100 के करीब नहीं मिले। नगर आयुक्त ने बताया कि जिन सफाई कर्मचारियों का सत्यापन हो चुका है उनकी जल्द ही सैलरी रिलीज कर दी जाएगी। देखिए, जैसा मुझे अवगत कराया गया कि पूर्व में करीब 1000 से अधिक लोग कार्यरत थे और वेरिफिकेशन किया गया है तो लगभग अभी जो फिगर दी गई है, एग्जैक्टली फिगर भी मेरी फाइल पे नहीं है, मेरी टेबल पे नहीं आई है, वो लगभग 930-933 की फिगर अभी तक मुझे दी गई है 99 वार्ड्स की। तो अभी तक ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि 100 लोग जो थे उनकी नहीं मिले हैं। हालांकि मैं इसको भी कंक्लूड इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी एक इसमें कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी की जांच गतिमान है, तो वो कमेटी उसके सभी एस्पेक्ट्स को देख रही है। तो उस कमेटी की रिपोर्ट फाइनल आने तक आधिकारिक रूप से कहना इसमें उचित नहीं होगा। वहीं यूके SSS पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह सहित 24 लोगों के खिलाफ एसटीएफ ने गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें कि एसटीएफ ने पेपर लीक मामले की जांच के दौरान पहले ही आरोपी हाकम सिंह सहित 13 अभियुक्तों की संपत्ति को सीज किया है। अब हाकम सिंह के सहयोगी RMS कंपनी के मालिक राजेश चौहान की संपत्ति की जाँच जारी है। आपको बता दें कि मामला साल 2022 में सामने आया था। एसटीएफ अब तक 64 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है। देखिए, इसमें यूके SSS में जो भर्ती संबंधी अनियमितताएं हुई थी उसमें 5 इन्वेस्टिगेशंस एसटीएफ के द्वारा की जा रही थी। ये सभी इन्वेस्टिगेशंस लगभग पूरी हो चुकी हैं। गैंगस्टर अभियोग में भी 24 अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट किया गया है। साथ ही इनमें से जो मुख्य अभियुक्त थे उन सभी की संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। हल्द्वानी के कटघरिया में आयोजित शरद उत्सव में दूसरे दिन भी कई कलाकारों ने समा बांधा। वहीं गुलाबी शरारा गीत से पूरी दुनिया में धूम मचाने वाले लोक गायक इंद्र आर्य ने शानदार गीतों की प्रस्तुति दी। कड़ाके की ठंड में भी हजारों लोग शरद उत्सव का आनंद लेने के लिए पहुंचे। दूसरे दिन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश ने शिरकत की। वहीं उत्तराखंड के लोक गायक इंद्र आर्य ने कहा कि अब वो दौर आ गया है जब उत्तराखंडी अपनी संस्कृति और लोक गायिका को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम। और बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरी बात लोगों तक पहुंचा रहे हो। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मंच मिल रहा, सभी को मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं हम सब लोग मिलके उत्तराखंड के लिए, तो अच्छा लग रहा है। पहले बहुत सारे हरियाणी और हिंदी पंजाबी गाने बजते थे, कुछ परसेंट कम हो गए। अभी हमारा डीजे नंबर अभी कम नहीं हो रहा। अभी हमने डीजे में बहुत काम करना है। अभी हमने बाहर के गाने कुछ भी नहीं बजाने, उत्तराखंड का मेरी ये सोच है कि हमने पूरे गाने उत्तराखंड के बजाने।
दिनेशपुर में सड़क सुरक्षा महीने के तहत पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से छात्र छात्राओं के यातायात नियमों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। इस दौरान रैली भी निकाली गई। बता दें कि छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। सुरक्षा माह चल रहा है और इसके अंतर्गत जो है थाना दिनेशपुर ने द्रोण कॉलेज के साथ मिलकर एक रैली का आयोजन किया ताकि जनता को जागरूक किया जा सके और ये ट्रैफिक के नियमों के संबंध में जागरूकता एक फैलाई जा सके। और मैं बताना चाहूँगा ये अब समय आ गया है कि इसमें एक सामाजिक भागीदारी की जरूरत है और इसी को देखते हुए हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार और ये इसका एक आयोजन किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड जल्द बनेगा पहला राज्य। विशेष सत्र में आएगा समान नागरिक संहिता का विधेयक। ड्राफ्ट समिति की पूरी तैयारी। प्रदेश भर के साथ देहरादून में युवा कांग्रेस ने किया बीजेपी का पुतला दहन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी का लगाया आरोप। उत्तराखंड पुलिस ने किया 10 करोड़ की ठगी के साइबर ठग को गिरफ्तार। थाईलैंड और दुबई से चलता था नेटवर्क, नौकरी के नाम पर बिछाता था जाल। देहरादून नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों का हुआ सत्यापन। वेरीफाइड पाए गए कर्मचारियों को मिलेगी तनख्वाह। स्वच्छता समितियों में वेतन के नाम पर करोड़ों का हुआ था फर्जीवाड़ा।